हाय एवरीवन। राजनीतिक अवधारणाओं की बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार किस तरीके से आता है और हमने लोकतंत्र को भी देखा। अब हम शक्ति का अध्ययन करेंगे, यानी शक्ति, पावर तो दिखाई नहीं देती, यह एक अमूर्त होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा कैसे आई इसके बारे में जानेंगे। शक्ति की जो अवधारणा है, शक्ति का राजनीति विज्ञान में आना ही, यानी इसी कारण राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान भी कहते हैं। यानी यह बहुत ही महत्व रखता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा जो आई और इसी कारण राजनीति विज्ञान को हम क्या कहते हैं, शक्ति का विज्ञान कहते हैं। यद्यपि शक्ति की अवधारणा का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में भी किया जाता है, परंतु राजनीति शास्त्र में इसका महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यह अवधारणा इस विषय का केंद्र बिंदु है। अगर हम पुराने विचारकों को देखें, यूनानी विचारक जैसे प्लेटो हुए, अरस्तु ने इसका बहुत ही महत्व स्वीकार किया है। भारतीय विचारक में कौटिल्य को देखें तो उन्होंने भी इसको महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा है कि सांसारिक जीवन का मूलाधार दंड शक्ति ही है। यानी आधुनिक राजनीति शास्त्र के विचारक जैसे मैक्स वेबर हुए, कैटलिन, लासवेल, रॉबसन, मॉर्गेनथाउ, बेकन आदि ने जो है शक्ति को मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, जबकि कैटलिन मानता है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। मैकाइवर की धारणा है कि समस्त गति जो है वह सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, व्यवस्था, प्रकृति से घटने वाली प्रत्येक घटना वो क्या है, शक्ति की अभिव्यक्ति है। और अगर हम इसे कुछ परिभाषाओं के माध्यम से देखें, आर्यन टोली, मॉर्गेनथाउ, मैक्स वेबर, रॉबर्ट बायरस्टेड, आर्यन टोली क्या कहते हैं कि यह एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह से वह इच्छा करता है, तो वो क्या है, शक्ति है। जबकि मैक्स वेबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने पावर की प्रकार भी बताए हैं। इन्होंने कहा कि शक्ति एक ऐसी संभावना है जिसमें एक कर्ता सामाजिक संबंधों के प्रतिरोध के होते हुए भी अपने संकल्प को पूरा करने की स्थिति में होगा, चाहे उस संभावना का आधार कुछ भी हो। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। यानी परिभाषाओं के माध्यम से हम शक्ति की अवधारणा के साथ साथ शक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी समझ लेते हैं। कि रॉबर्ट बायरस्टेड कहते हैं कि शक्ति बल का प्रयोग यानी एक योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह संबंधात्मक होती है, यह एक जो है द्विपक्षीय अवधारणा है, यानी द्विपक्षीय धारणा है। शक्ति का संबंध स्थिति से होता है, यानी शक्ति का संबंध इसकी स्थिति से होता है, ये तो इसकी विशेषताएं है ही है। लेकिन जब हम शक्ति का प्रयोग वो करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है। शक्ति का स्वरूप तो सापेक्षित है, लेकिन यह शक्ति जो है यह अमूर्त होता है। इसके स्रोत की बात करें, यानी कैसे ये पता चलेगा कि इसके अनेक स्रोत हैं। अगर स्रोत की बात करें, यानी शक्ति की अवधारणा अमूर्त है, लेकिन जब हम इसके स्रोत की बात करेंगे, ज्ञान, यानी कोई अपने बल के माध्यम से इसका प्रयोग करता है तो कोई इसके ज्ञान के माध्यम से। अब शक्ति इसका स्रोत है, यानी ज्ञान मानवीय क्षेत्र में शक्ति का प्रथम स्रोत है, आत्मज्ञान। और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने गुणों को भी व्यवस्थित करता है और अपने शक्ति संपन्न भी बन सकता है। यानी जो शक्ति है व्यक्ति के गुणों के लिए आवश्यक है। अगर व्यक्ति के गुण में जैसे नेतृत्वकर्ता, तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति, ये क्या है, ये ज्ञान ही के माध्यम से तो है, ये शक्ति का स्रोत माना जाता है। व्यक्तित्व, यानी कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को शक्ति के आधार पर समाज में अति प्रभावी व्यक्ति बन जाते हैं। इसके पीछे भले ही महान त्याग, सामाजिक सेवा, राजनीतिक कुशलता, लुभावना, व्यक्तित्व यानी ईश्वरीय प्रदत्त महानता हो सकती है। जैसे हम पंडित नेहरू को देखते हैं, कैनेडी हुए, जैसे कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने व्यक्तित्व की शक्ति के आधार पर विश्व भर में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। जबकि बल की बात करें तो प्राचीन काल से ही बल जो है शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आज भी बलशाली राष्ट्र जो है वह निर्बल राष्ट्र पर अपनी इच्छा थोपने का उपक्रम करते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग करके आज भी युद्ध एवं संधियां होती हैं।
धन कैसे जो है शक्ति का स्रोत है, यानी तो धन तो महत्वपूर्ण स्रोत है। धन या कहे आर्थिक साधन या जिस वर्ग का होता है वह दूसरे वर्ग की जीविका के साधन उपलब्ध कराता है। संगठन में शक्ति होती है। जब एक वर्ग के लोग एक संगठन में एकत्रित हो जाते हैं तो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। सत्ता भी है इसका महत्वपूर्ण स्रोत। सत्ता प्राप्त व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण में उसके प्रति भिन्न हो जाते हैं। सैनिक शक्ति की बात करें तो जिन राष्ट्रों के पास युद्ध के अधिक यानी आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र होते हैं वह उनके माध्यम से निर्बल राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। अगर हम शक्ति की अवधारणा तथा अब इसके प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार को लेके हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देखें तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है शक्ति के प्रकार को। पहला दैवीय शक्ति और दूसरा पार्श्विक शक्ति। दैवीय शक्ति क्या है? दैवीय शक्ति से आप क्या समझ पा रहे हैं? यानी इस शक्ति का प्रयोग मानव के हित के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता है। जबकि पार्श्विक शक्ति है इसका प्रयोग हम अधर्म के लिए किया जाता है तो वह पार्श्विक शक्ति हो जाता है, यानी मानवीय हितों को हानि पहुंचाती है। यानी एक हित की बात करता है दूसरा अहित की बात।